हेलो बच्चों, हम लोग डिटर्मिनेशन ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट का आज लेक्चर नंबर 3 देखेंगे। आज हम लोग एग्रीगेट डिमांड के सारे टॉपिक्स को कवर करने की कोशिश करेंगे। तो शुरू करते हैं कि एग्रीगेट डिमांड होता क्या है। सो लेट्स बिगिन। तो देखते हैं हम लोग एग्रीगेट डिमांड का मतलब क्या है। ठीक है, तो एग्रीगेट डिमांड इज द एग्रीगेट एक्सपेंडिचर। ठीक है, तो शुरुआत में ही हम लोगों ने इसको इक्विवेलेंट कर दिया है एग्रीगेट एक्सपेंडिचर के बराबर। ठीक है, Now the term aggregate refers here total, in totality। ठीक है, सब कुछ का जोड़ जो है वो एग्रीगेट माना जाता है। तो डिमांड क्या है? जोड़ की है, सारे सेक्टर्स की टोटल डिमांड अगर हम बात करें तो वो है। तो टोटल डिमांड इज द टोटल एक्सपेंडिचर। ये कहने के मतलब है दैट डिफरेंट सेक्टर्स ऑफ द इकोनॉमी। ठीक है, तो डिफरेंट सेक्टर्स को मैंने हाईलाइट किया हुआ है, अभी देखते हैं क्या है। आर विलिंग टू इनकर ड्यूरिंग अ गिवन पीरियड। ठीक है, अब शुरुआत से पढ़ते हैं इसको। एग्रीगेट डिमांड इज द एग्रीगेट एक्सपेंडिचर दैट डिफरेंट सेक्टर ऑफ द इकोनॉमी आर विलिंग ड्यूरिंग अ गिवन पीरियड, विलिंग टू इनकर ड्यूरिंग अ गिवन पीरियड। ठीक है, नाउ इट मींस एग्रीगेट डिमांड एंड एग्रीगेट एक्सपेंडिचर मींस द सेम, दोनों ही सेम है। अगर मैं बोलूं कि एग्रीगेट डिमांड created by different sector of an economy is equals to the amount expenditure, is equals to the amount which they are planning to incur, दोनों को ही एक ही बात कहलाई जाएगी। ठीक है, तो वही कहने की मतलब है कि जो एग्रीगेट डिमांड है वो एग्रीगेट एक्सपेंडिचर के बराबर है, जो डिफरेंट सेक्टर्स ऑफ एन इकोनॉमी प्लान कर रहे हैं एक्सपेंडिचर करने के लिए। तो दो कॉन्सेप्ट है, पहला क्या कि डिफरेंट सेक्टर्स और दूसरा क्या विलिंग टू इनकर। तो पहले हम लोग देखते हैं विलिंग टू इनकर। विलिंग है, इसका मतलब फ्यूचर की बात हो रही है। इनकर मतलब एक्सपेंडिचर करने के लिए सोचा जा रहा है, दैट इज प्लान्ड एक्सपेंडिचर। ठीक है, और ये कौन सा कॉन्सेप्ट होता है? दिस इज एक्स एंटे कॉन्सेप्ट। ठीक है, तो एक्स पोस्ट कॉन्सेप्ट वो होता है जो एक्चुअल में हो चुका है या फिर पास्ट का हमारा एरिया ऑफ स्टडी है, तो उसको बोला जाता है एक्स पोस्ट। जो भी फ्यूचर के बारे में है वो है हमारा एक्स एंटे कॉन्सेप्ट है। तो विलिंग टू इनकर इज एक्स एंटे, सोचा जा रहा है, अभी एक्चुअल में किया नहीं है। दे आर प्लानिंग टू इनकर बाय डिफरेंट सेक्टर्स। और वो डिफरेंट सेक्टर्स क्या है? यही होते हैं बच्चों कंपोनेंट ऑफ एग्रीगेट डिमांड। ठीक है, डिफरेंट सेक्टर्स हम लोगों ने देखा हुआ है कि इकोनॉमी को डिफरेंट सेक्टर्स में कैसे डिवाइड किया जा सकता है, 2 सेक्टर, 3 सेक्टर एंड 4 सेक्टर इकोनॉमी। तो वही है, उसी को बोलते हैं कंपोनेंट्स ऑफ एग्रीगेट डिमांड। ठीक है, इसको अभी देखने से पहले हम लोग डिफरेंट सेक्टर्स को डिस्कस करते हैं। ठीक है, पहला जो सेक्टर होता है वो होता है हाउस होल्ड। ठीक है, हम लोगों ने सर्कुलर फ्लो में 2 ही सेक्टर को डिस्कस किया, दैट इज हाउस होल्ड एंड फर्म्स। तो सबसे पहले कौन सा है बच्चा आपका? हाउस होल्ड, जिसको बोलते हैं प्राइवेट कंजप्शन एक्सपेंडिचर। ठीक है, ऐसा एक्सपेंडिचर जो हाउस होल्ड प्लान कर रहे हैं इनकर करने के लिए, वो क्या होगा? हमारा प्राइवेट कंजप्शन एक्सपेंडिचर, जिसको हम लोग डिनोट करते हैं कैपिटल सी से। ठीक है, अभी होता क्या है? इट रिफर्स टू द टोटल एक्सपेंडिचर, टोटल मतलब वही एग्रीगेट। इट रिफर्स टू द टोटल एक्सपेंडिचर इनकर्ड बाय हाउस होल्ड। ठीक है, हाउस होल्ड के द्वारा प्लान किया गया है ऑन परचेज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। सिंपल सी बात है, हाउस होल्ड किस चीज की डिमांड करेगा? वो करेगा गुड्स एंड सर्विसेज की डिमांड करेगा। तो अगर गुड्स एंड सर्विसेज के लिए जो भी एक्सपेंडिचर वो करने की सोच रहा है वो उसका क्या माना जाएगा? प्राइवेट फाइनल कंजप्शन या फिर प्राइवेट कंजप्शन एक्सपेंडिचर माना जाएगा, जो वो 1 साल के दौरान करेगा। तो ये ड्यूरिंग अ गिवन ईयर, मतलब ड्यूरिंग अ फिस्कल ईयर, जो भी गवर्नमेंट का एक ईयर होता है उसी के बेसिस पे, एक अकाउंटिंग ईयर, उसके बेसिस पे एक 12 महीने का पीरियड। ठीक है, तो it refers to the total expenditure incurred by household on purchase of goods and services during the accounting year। सिंपल सी चीज। नाउ अब इसका जो मैग्नीट्यूड होगा वो देखेंगे, लेकिन उससे पहले हम लोग सबको डिस्कस करते हैं, फिर मैग्नीट्यूड सबको लेटर में सारे के सारी चीजों को डिस्कस करेंगे। दूसरा होता है हमारा इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर। इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर मतलब द एक्सपेंडिचर डन बाय फर्म्स। ठीक है, तो ये है हो गया हमारा हाउस होल्ड, ये हो गए हमारी फर्म्स, बिजनेस। इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर को डिनोट किया जाता है कैपिटल आई से। नाउ इट रिफर्स टू द टोटल एक्सपेंडिचर इनकर्ड बाय ऑल प्राइवेट फर्म्स। तो क्या लिखा हुआ है? ऑल प्राइवेट फर्म्स ऑन कैपिटल गुड्स। ठीक है, कंज्यूमर ने कंज्यूमर गुड्स डिमांड किया और इंडस्ट्री ने कैपिटल गुड्स डिमांड किया, लाइक मशीनरी, इक्विपमेंट्स, बिल्डिंग
और लास्ट में हम लोग बोलेंगे कि जो उसकी इन्वेंट्री है उसमें चेंज आ गया है, चेंज इन इन्वेंट्री। इसको बोलेंगे हम लोग कि फर्म्स ने अपना इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर प्लान किया हुआ। ये सब कुछ प्लान्ड फेज में चल रहा है, एक्स एंटे कॉन्सेप्ट है पूरा का पूरा, ठीक है। नाउ थर्ड देखते हैं गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर। थर्ड सेक्टर ऑफ एन इकोनॉमी होता है गवर्नमेंट, ठीक है। तो इन दोनों को अगर मैं देखूं तो ये होती है हमारी टू सेक्टर इकोनॉमी, और गवर्नमेंट को मैं इंक्लूड कर दूं तो ये बन जाएगी हमारी थ्री सेक्टर इकोनॉमी। तो थर्ड पिलर ऑफ द एग्रीगेट डिमांड या फिर थर्ड कंपोनेंट ऑफ द एग्रीगेट डिमांड इज गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर। इट रिफर्स टू द टोटल एक्सपेंडिचर इनकर्ड बाय गवर्नमेंट, ठीक है। अब वो किस किस पे होगा बच्चों, ध्यान देना, ऑन कंज्यूमर गुड्स एज वेल एज कैपिटल गुड्स, ठीक है। क्योंकि गवर्नमेंट जो है ना वो दोनों गुड्स का इन्वेस्टमेंट करने की सोच रही है। क्यों? टू सेटिस्फाई द कॉमन नीड्स ऑफ द इकोनॉमी, जो भी कॉमन नीड्स है, ठीक है। अगर हम हाउस होल्ड की तरफ से देखें तो उसकी कॉमन नीड्स क्या होंगी, जो भी उसका हेल्थ हो गया, एजुकेशन हो गया, बेसिक फिजिकल साइकोलॉजिकल फिजिकल नीड्स हो गई उसकी, उसको फुलफिल करने के लिए बात हो रही है। राशन हो गया, रोटी कपड़ा मकान जिसकी बात करते हैं। और अगर हम लोग बिजनेस की तरफ से देखें तो उसका एक्सपेंडिचर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट और भी फैसिलिटीज प्रोवाइड करना, तो गवर्नमेंट दोनों तरफ से एक्सपेंडिचर करने के लिए सोच रही है, और कैपिटल एज वेल एज कंज्यूमर गुड्स, ठीक है। नाउ फोर्थ होता है बच्चों हमारा रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, जिसको बोला जाता है नेट एक्सपोर्ट्स। फोर्थ पिलर होता है, फोर्थ कंपोनेंट होता है, वो होता है रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, ठीक है। तो अगर हम फोर्थ सेक्टर इकोनॉमी की बात करते हैं तो चौथा सेक्टर होता है रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, जिसको बोला जाता है नेट एक्सपोर्ट्स, ठीक है। और यहां पर को अगर हम चारों सेक्टर को जोड़ दें तो एक कंप्लीट इकोनॉमी बन जाएगी, जो ओपन इकोनॉमी के बारे में बात हो रही है, ठीक है। ओपन इकोनॉमी मतलब ऐसी इकोनॉमी जो रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड के लिए ओपन है। सो द डिफरेंस बिटवीन एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट्स इज टर्म्ड एज नेट एक्सपोर्ट्स। बहुत ही सिंपल सी चीज है कि डिफरेंस बिटवीन एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट्स, ठीक है। पहले हम लोग एक्सपोर्ट रखेंगे और फिर इंपोर्ट्स रखेंगे, जो भी उसका रिजल्ट आएगा उसको बोलेंगे नेट एक्सपोर्ट्स। ये होगा हमारे चार कंपोनेंट्स। इसको रिप्रेजेंट किया जाता है NX से या फिर X माइनस M, जो भी आप लिखना चाहें, ये आपकी मर्जी है, ठीक है। तो डिफरेंट सेक्टर से हम लोगों को ये समझ में आया कि जो डिफरेंट सेक्टर्स होते हैं इकोनॉमी के, अगर उन सब की प्लान्ड एक्सपेंडिचर को हम लोग केटर कर लें, जोड़ दें, तो वो क्या बनेगा, हमारी एग्रीगेट डिमांड बनेगी, ठीक है। ऐसी डिमांड जो फ्यूचर में होने वाली है एक इकोनॉमी के अंदर, ठीक है, टोटल डिमांड। और डिमांड कैसी है, डिमांड फॉर कंज्यूमर गुड्स, कैपिटल गुड्स, दोनों तरीके के गुड्स है, ठीक है। नाउ अब देखते हैं कि जो इनका मैग्नीट्यूड है वो किसके द्वारा इफेक्ट होता है। इसका मतलब अगर मैं एक हाउस होल्ड का हिस्सा हूं तो मेरा एक्सपेंडिचर किन फैक्टर्स के ऊपर डिपेंडेंट रहेगा, या फिर कौन सा वो फैक्टर होगा जो मेरी डिमांड को इन्फ्लुएंस करेगा, डायरेक्टली इन्फ्लुएंस करेगा। सो द मैग्नीट्यूड ऑफ कंजप्शन एक्सपेंडिचर इज इन्फ्लुएंस्ड बाय लेवल ऑफ डिस्पोजेबल इनकम। बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, ये सब नोट्स बना लेना आप लोग। नाउ द मैग्नीट्यूड ऑफ कंजप्शन एक्सपेंडिचर इज इन्फ्लुएंस्ड बाय लेवल ऑफ डिस्पोजेबल इनकम। नाउ इनकम तो आपको पता है कि इनकम क्या होती है। इनकम जो भी सोर्स ऑफ अर्निंग जो भी है मेरी, वहां पर से अगर मैं इनकम को जनरेट कर रहा हूं, दैट इज माई इनकम, वो मेरी इनकम है। लेकिन डिस्पोजेबल इनकम का मतलब है कि इनकम एट माई डिस्पोजल, ठीक है। जो गवर्नमेंट का हिस्सा है, जो टैक्स है, उसको काटने के बाद जो इनकम मेरे पास बची है उसको बोलते हैं डिस्पोजेबल इनकम, ठीक है। इनकम को आपको पता है वाई से रिप्रेजेंट किया जाता है और डी रिप्रेजेंट करता है डिस्पोजेबल को, ठीक है। तो डी वाई हो गया हमारा डिस्पोजेबल इनकम। ये चीज समझ में आ गई। अब जितनी ज्यादा मेरी इनकम होगी, जितनी ज्यादा मेरी डिस्पोजेबल इनकम होगी, मैं उतना ही ज्यादा प्लान कर सकता हूं अपने कंजप्शन एक्सपेंडिचर के लिए। सिंपल सी बात है। अगर मेरी डिस्पोजेबल इनकम बहुत कम है तो मैं ज्यादा प्लान नहीं कर सकता हूं कि मैं ज्यादा कंजप्शन में एक्सपेंडिचर कर सकता हूं, ठीक है। ये बहुत सिंपल सी चीज है, दोनों का पॉजिटिव रिलेशन है। जितनी ज्यादा मेरी डिस्पोजेबल इनकम होगी उतना ही मेरा लेवल ऑफ एक्सपेंडिचर, कंजप्शन एक्सपेंडिचर बढ़ेगा। तो वही है, यही लिखा हुआ, हायर द डिस्पोजेबल इनकम इक्वल्स टू मोर द कंजप्शन एक्सपेंडिचर, ठीक है। इसका मतलब वो फैक्टर जो डायरेक्टली हाउस होल्ड के कंजप्शन एक्सपेंडिचर को इन्फ्लुएंस करेगा वो होगी उसकी लेवल ऑफ डिस्पोजेबल इनकम। इज इट गुड? आप इसको नोट डाउन करिए। नेक्स्ट, नाउ अब हम बात करते हैं प्राइवेट फर्म्स की। प्राइवेट फर्म्स का वो कौन सा फैक्टर है जिसके ऊपर उसका इन्वेस्टमेंट डिपेंडेंट होगा। अब आप बताइए, देखते हैं। हियर इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर इज ऑटोनोमस,
ठीक है। अब बड़े ध्यान से देखना, ये थोड़ी ट्रिकी चीज है। प्राइवेट फर्म्स की बात मैं अगर करूं, मैं एक बिजनेसमैन हूं, तो मेरा इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर किस फैक्टर के ऊपर डिपेंडेंट होगा? आप बोलेंगे कि जो भी आपके पास डिमांड आ रही है उसके ऊपर आपका इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर डिपेंडेंट होगा। डायरेक्टली बोल सकता हूं कि अगर मुझे दिख रहा है कि अगर मैं कैपिटल गुड्स बना रहा हूं या फिर कंज्यूमर गुड्स बना रहा हूं, जिस भी तरीके की गुड्स बना रहा हूं, फ्यूचर में मुझे एक्सपेक्टेड डिमांड दिख रही है, तो मैं उसमें इन्वेस्टमेंट करने के बारे में सोचूंगा। मेरा डायरेक्टली जो डिसीजन होगा वो इन्फ्लुएंस्ड हो जाएगा, और जितनी ज्यादा डिमांड आएगी उतनी ही ज्यादा मैं अपना इन्वेस्टमेंट बढ़ाऊंगा। ठीक है, इसका मतलब मेरा प्राइम मोटिव है प्रॉफिट को अर्न करना। तो हम लोग ये बोल सकते हैं कि इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर का मैग्नीट्यूड किससे असर करेगा? प्रॉफिट मार्जिन कितना है। ठीक है, पहला पॉइंट समझ में आ गया। लेकिन यहां पर को हम लोग प्रॉफिट मार्जिन को इग्नोर कर रहे हैं। ठीक है, इस थ्योरी में हम लोग वाले इन्वेस्टमेंट को हटा दे रहे हैं। ठीक है, उस इन्वेस्टमेंट का नाम होता है इंड्यूस्ड इन्वेस्टमेंट। इंड्यूस्ड इन्वेस्टमेंट जो डायरेक्टली डिमांड से अफेक्टेड होता है, मतलब प्रॉफिट मार्जिन से अफेक्ट होगा। लेकिन यहां पर को हम लोगों ने इन्वेस्टमेंट लिया है क्या? इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर इज ऑटोनोमस। तो जो हम बात कर रहे हैं ये आई की, ये किस तरीके का इन्वेस्टमेंट है? दिस इज ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट। ठीक है, इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर इज ऑटोनोमस। दिस इज दैट इज इन्वेस्टमेंट आर नॉट इन्फ्लुएंस्ड बाय लेवल ऑफ इनकम। बड़ी ध्यान से बात समझो बच्चों इसको। इस तरीके का इन्वेस्टमेंट जो लेवल ऑफ इनकम से प्रभावित नहीं होता है। ठीक है, अब इसका प्राइम एग्जांपल तो गवर्नमेंट का एक्सपेंडिचर है। ठीक है, गवर्नमेंट ने बोला कि भाई हमको तो करना है सोशल वेलफेयर। ठीक है, अब सोशल वेलफेयर करने जा रही है तो वो सामने से एक्सपेक्टेशंस जनरल पब्लिक से ये नहीं रखेगी कि अगर आप हमें टैक्स पे कर रहे हैं तभी हम आपके लिए इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करेंगे। ऐसा कोई भी कंडीशन नहीं है। गवर्नमेंट तो सबके लिए इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करती है। इसका मतलब उसका जो इन्वेस्टमेंट है वो इन्फ्लुएंस्ड नहीं होता है जो उसके पास रिटर्न आने वाला है। ठीक है, तो यहां पर को आप समझ सकते हैं कि ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट का मतलब यह है कि भले ही एक्सपेक्टेड फ्यूचर रिटर्न्स हैं उसके, चाहे नहीं है, इन्वेस्टमेंट जितना है वो उतना ही रहेगा। फिर चाहे मैं अगर बोलूं कि अगर मैं कंज्यूमर गुड्स बना रहा हूं और मेरे पास लेवल ऑफ इनकम इनकी बढ़ गई, इसका मतलब फ्यूचर डिमांड ज्यादा आ रही है, तो मैं ज्यादा इन्वेस्टमेंट नहीं करने वाला हूं। या फिर अगर इनकी लेवल ऑफ इनकम गिर गई तो हम लोग फिर भी उस इन्वेस्टमेंट को डिक्रीज नहीं करेंगे। ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट का मतलब एक बार जो इन्वेस्टमेंट शुरू हुआ है वो डिफरेंट लेवल ऑफ इनकम पर सेम रहेगा। ठीक है, तो आप बोल सकते हैं कि इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर रिमेन्स सेम ऑटोनोमस। यहां पर को आप लोगों को यह ध्यान रखना है। ठीक है, डन। नाउ थर्ड, द मैग्नीट्यूड ऑफ गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर इज डायरेक्टली इन्फ्लुएंस्ड। देख लेते हैं, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर इन्फ्लुएंस्ड बाय पब्लिक नीड्स। तो गवर्नमेंट का जो एक्सपेंडिचर है वो किसके ऊपर प्रभावित होगा? पब्लिक की नीड्स। जैसे जैसे पब्लिक की नीड आएगी गवर्नमेंट अपना एक्सपेंडिचर करने के लिए प्लान करेगा। अब ये क्या हो सकता है? लॉ एंड ऑर्डर को अच्छी तरह से करने के लिए हो सकता है हेल्थ सेक्टर हो गया, एजुकेशन सेक्टर हो गया, ट्रांसपोर्ट हो गया, डिफेंस हो गया, या फिर बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर नेसेसिटीज। ये कोई भी कहीं पर को भी गवर्नमेंट अपना एक्सपेंडिचर कर सकती है। और ये याद रखना कि गवर्नमेंट कंज्यूमर एज वेल एज कैपिटल गुड्स दोनों गुड्स में एक्सपेंडिचर करने के लिए प्लान कर सकती है। नाउ नेट एक्सपोर्ट्स का जो मैग्नीट्यूड है वो किसके ऊपर डिपेंड करेगा? वो डिपेंड करेगा, डिपेंड्स अपॉन रेट ऑफ एक्सचेंज। रेट ऑफ एक्सचेंज। सेकंड, रिलेटिव प्राइस ऑफ गुड्स। रेट ऑफ एक्सचेंज मतलब फॉरेन एक्सचेंज। आज हमारे जो है करेंसी रुपये की क्या वैल्यू है और डॉलर का क्या रेट है, उनके बीच में क्या एक्सचेंज है, रेट ऑफ एक्सचेंज इसमें डिपेंड करेगा। ये हम लोग आने वाले जो चैप्टर है गवर्नमेंट और हमारा बैलेंस ऑफ पेमेंट है उसमें बहुत डिटेल में इसको डिस्कस करेंगे, रेट ऑफ एक्सचेंज को। ये कैसे रेट ऑफ एक्सचेंज डायरेक्टली इन्फ्लुएंस करता है हमारे इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट को। ठीक है, अभी उतना रिलेटेड नहीं है। दूसरा हो गया रिलेटिव प्राइस ऑफ गुड्स। रिलेटिव प्राइस ऑफ गुड्स का अगर मैं बात करूं कि अगर ये मार्कर इंडिया में 25 रुपए का या 50 रुपए का है और अगर यही मार्कर यूएस में 10 रुपए का है, तो ऑब्वियसली बीइंग अ कंज्यूमर मैं चाहूंगा कि इस मार्कर को मैं इंपोर्ट करवाऊं यूएस से। क्यों? क्योंकि ये 10 रुपए का और यहां मुझे इसका दाम ज्यादा पे करना पड़ रहा है। तो इसका मतलब रिलेटिवली जहां पर कोई प्राइसेस कम होंगी वहां पर से हम लोग अपने परचेज डिसीजंस को इन्फ्लुएंस करेंगे। नेक्स्ट इज एक्सचेंज ड्यूटीज या फिर एक्सपोर्ट ड्यूटीज आप बोल सकते हैं। गवर्नमेंट अपना मार्जिन, टैक्स मार्जिन हमारे इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट पे जितना लगाएगा उसके बेसिस पे ही हमारे इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट जो डिसीजंस होंगे वो डिपेंडेंट होंगे।
एंड ट्रेड पॉलिसी का मतलब यह है कि भाई अगर कोई गवर्नमेंट दूसरी गवर्नमेंट से ट्रांजैक्शंस नहीं रखना चाहती है तो भले ही उसमें रिलेटिव प्राइस और एक्सचेंज रेट कितना भी फेवरेबल हो, अगर नहीं उसके साथ हम लोग ट्रांजैक्शन कर सकते तो हम लोग उसके ट्रांजैक्शन नहीं कर पाएंगे। तो ट्रेड पॉलिसी भी बड़ी इंपॉर्टेंट होती है। ये सब कुछ आप इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए बच्चों और इसको नोट्स बना लीजिए, ठीक है। अब इंटरेस्टिंग चीज क्या है हमारी थ्योरी में, वो ये है कि सिंस वी आर स्टडिंग केन्स थ्योरी, और केन्स की थ्योरी के मुताबिक अगर हम लोग देखें तो हम लोगों को चलना है शॉर्ट रन में भी चलना है। और केन्स ने अपनी थ्योरी को लिमिटेड कर दिया है केवल 2 ही सेक्टर्स पे, ठीक है। इसका मतलब क्लास 12th में जब आप इस थ्योरी को पढ़ेंगे तो वो केवल 2 ही सेक्टर को स्टडी करने वाले हैं, ठीक है। ऑल्दो अगर आपसे पूछा जाए भाई कंपोनेंट्स ऑफ एग्रीगेट डिमांड, ये जनरली आपका 3 या 4 नंबर का क्वेश्चन आएगा और उस क्वेश्चन का आंसर यहां से लेके यहां पर तक होगा बच्चों। ये पूरा का पूरा ना, ये आप 4 नंबर का या 3 नंबर का आंसर है। आपसे पूछा जाएगा कंपोनेंट्स ऑफ एग्रीगेट डिमांड बताइए, तो आप लिखेंगे C+I+G+NX और इसके बारे में डिटेल में लिख के आएंगे, ठीक है। लेकिन अगर आपसे पूछा जाए कि भाई एग्रीगेट डिमांड के कितने कंपोनेंट्स हैं अब इस थ्योरी के रिगार्डिंग, तब आप बोलेंगे कि भाई एग्रीगेट डिमांड के केवल 2 ही कंपोनेंट्स हैं इस थ्योरी के रिगार्डिंग। इन जनरल इन टोटलिटी 4 कंपोनेंट है, लेकिन इस पर्टिकुलर केन्स की थ्योरी डिटरमिनेशन ऑफ इनकम एम्प्लॉयमेंट में कंपोनेंट ऑफ एग्रीगेट डिमांड केवल 2 ही होते हैं। आज से आपके लिए 2 ही रहेंगे। तो वो क्या है, तो अगर हम देखें इसको, तो मैं इसको रब कर रहा हूं, तो अब हमारे पास इस थ्योरी में केवल 2 ही चीजें। एग्रीगेट डिमांड का मतलब हो गया C+I, कंजप्शन एक्सपेंडिचर और इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर, केवल 2 ही कंपोनेंट को आपको पढ़ना है। तो ये क्रक्स है इसका, बड़ी समराइज्ड मैंने तरीके से लिखा हुआ है। अब क्या करेंगे हम लोग, इन दोनों को बड़ी डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग डिस्कस करने वाले हैं प्राइवेट कंजप्शन एक्सपेंडिचर। तो बच्चों एग्रीगेट डिमांड में हम लोग नेक्स्ट जो वीडियो लेक्चर नंबर 4 में कवर करेंगे वो होगा कंजप्शन एक्सपेंडिचर, ठीक है। उसको डिटेल में हम लोग डिस्कस करेंगे, ऑटोनोमस कंजप्शन क्या होता है और ये सारी चीजें को हम लोग डिस्कस करेंगे। सो अल्टिल देन स्टडी।